Hello dear aspirants, so let's continue our Mindset Maker series. Today's the economics का pillar, first pillar we have done money, monetary policy and banking. Second is budget. Today's topic is basically third topic will be comprises of bit small topics. Number one is balance of payment, other is GDP, inflation and all indicators. Damn sure we have questions from this segment. So for today's session we are gonna discuss, आज के लिए हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, अब इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं होती है. फॉर दैट आई एम देयर. जब भी आप किसी इकोनॉमिक्स में टर्म की बात करते हैं सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन सीख लेनी चाहिए, राइट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो आपने क्या करना है, इस डेफिनेशन को सीखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द की वर्ड्स हियर. ठीक है, ध्यान से करेंगे इसको क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं बिट ऑफ लॉजिकल थिंग्स आर देयर इन दीज सेगमेंट्स. तो मैं कोशिश करूंगा आपको उनको पूरी तरीके से समझाने की. नंबर फर्स्ट थिंग इज रेजिडेंट्स. ठीक है, किसी भी देश के निवासी, रेजिडेंट्स नॉट सिटीजन. प्लीज मार्क हियर the word is resident, not citizen. Citizenship is a different concept which is described in our Constitution of India. भारत के संविधान में सिटीजन, नागरिकता एक अलग चीज है. हिंदी वालों के लिए बोलूं मैं, निवासी शब्द ध्यान दीजिए, नागरिकता नहीं. ठीक है, तो जब आप कहते हैं निवासी मतलब इंडिया में, लेट्स से मैं कंट्री की बात करूं, ठीक है, तो एक तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द रेजिडेंट्स नॉट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. ओके, चलिए, तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्चुअली ये है क्या, ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. किसके ट्रांजैक्शंस मेरे बच्चे? रेजिडेंट्स के, राइट, ऑफ सम कंट्री, राइट. सो दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस डन बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. फेयर एनफ. ठीक है, डेफिनेशन पार्ट में who does this, who does this मतलब ये जो कैलकुलेशन है who do it, तो सेंट्रल बैंक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फाइन. So to learn the definition, especially in economics in UPSC, अपने को करना क्या है, डेफिनेशन को आप डिफरेंट सेगमेंट्स में पहले बांटिए, नहीं तो आप उसके लॉजिक्स को समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, चलिए, इसको इन शॉर्ट BOP भी लिखा जाता है. ठीक है, अब बोला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का किसी कंट्री का, तो फिर अब इसमें क्या होगा, इसका रख रखाव होगा, डिफरेंट बॉक्सेस बनाए जाएंगे इसके लिए कि भाई कहाँ पे क्या चीज रखनी है. तो आपने क्या किया, इसके दो बॉक्स बना दिए. क्या बोला कि एक तो मेरा करेंट अकाउंट होगा, ठीक, आपने मतलब आरबीआई ने, एक हमारा करेंट अकाउंट होगा और एक होगा कैपिटल. फाइन. अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट टीचिंग यू, I am doing the mindset making here, but trying to do how to bifurcate the things.
इन इकोनॉमिक्स, राइट। अदरवाइज हम हर चीज को रट्टा लगाने की आदत में है, जैसा कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में वगैरह में, मैं ज्योग्राफी में नहीं, मतलब ज्योग्राफी इज बिट साइंस, बट हिस्ट्री में मेनली हम उस चीज को रटने की आदत में आ जाते हैं। तो ह्यूमैनिटीज वाले मेरे जो दोस्त हैं उनको के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप एकदम से लॉजिकल एटीट्यूड के साथ डेफिनेशंस को बाइफरकेट कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, व्हेन आई टॉक अबाउट करंट अकाउंट, तो मुझे ये जान लेना होता है कि भाई इसमें कौन कौन सी मदें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स करंट अकाउंट्स के अंदर आएंगे। सो यहां पर क्या हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स करंट, मतलब जो भी लेन देन चालू है, ठीक है ना, हिंदी में ज्यादा आपको समझ में आएगा, चालू खाता, ठीक है, और ये होगा पूंजी खाता, राइट। सो चालू खाता, अब गुड्स है, सामान आ रहा है जा रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली आपको यहां पर आएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपकी डायरेक्ट इनकम हो सकती है और इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। अब बोलेंगे सर इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, आपको किसी ने भाई गिफ्ट दे दिया, आपको किसी ने डोनेशन दे दिया, जैसे लेट्स से हम जाते हैं ना बाहर, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो या फिर प्रेसिडेंट जाते हैं, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं ना, राइट, तो वो उनकी इनकम है, बट इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब उसके लिए वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि भाई गिफ्ट मुझे तब मिलेगा जब मैं नौकरी करूंगा, तो वो तो उनकी इनकम हो गई ना, डायरेक्ट इनकम हो गई। सो इनडायरेक्ट इनकम मीन्स सम गिफ्ट एंड डोनेशंस लाइक, फाइन। सो सच थिंग्स आर कंसीडर्ड इन करंट अकाउंट। अब गुड्स एंड सर्विसेज में आप देखें, एक्चुअली इसी को आप बोलते हैं ट्रेड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं व्यापार। सो प्लीज फोकस ऑन द वर्ड व्हेन यू से ट्रेड। सो ट्रेड किसका होगा, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड, अब यहां पर आप आपके पास बात आएगी बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। पहले तो आपको ट्रेड मिला, फिर ट्रेड से आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग चीज है और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक अलग चीज है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in some specific time, in some period t, that may be 1 year, 1 month, 1 week or something like that। बात समझ में आई, ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, ट्रेड इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनका जो वैल्यू है, राइट, लेट्स से आपने गुड्स एंड सर्विसेज में इंडिया ने पैटर्न, यहां पर स्टार मार्क कीजिए और P by Q लिख लीजिए। अब हाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, दे मे आस्क क्वेश्चन ओवर पैटर्न्स लाइक लास्ट डिकेड, राइट, लाइट्स over 5 years India's balance of trade is always positive, let's say। So the questions you will have in your UPSC like this। In that case एक तो चीज होता है एक्सट्रीम बर्ड, ख्याल रहे मार्केट और इकोनॉमी में एक्सट्रीम वर्ड्स हार्डली लाइक वैलिडेट, कभी जंप कर रहा है, कभी कम हो रहा है, राइट। तो एक तो यहां पर आपका माइंडसेट में, क्योंकि मैंने बोला एक्सट्रीम वर्ड्स को कैच जरूर कीजिए। दूसरा चीज प्रैक्टिकली थिंकिंग, इनके जो आंसर होंगे आपके पास, प्रैक्टिकली थिंकिंग नीडेड हियर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे, फाइन। इफ, ध्यान दीजिए इस चीज पर, यहां लोग ज्यादा रोते गाते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या पढ़ना है। सुनिए क्या पढ़ना है। अब मान लो इफ देयर इज बिग ह्यू एंड क्राई
और कोई टॉपिक है जो 6 से 7 मंथ्स तक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, केंद्र बिंदु में है, तो अगर इकोनॉमिक सर्वे में उसके बारे में कुछ कहा गया है तो उसको जरूर नोट डाउन कर लें। प्लीज नोटिस हियर, इफ इट इज बिग ह्यू एंड क्राई, लेट्स से इन्फ्लेशन पर, अभी हम आएंगे आगे, अगर इंडिया में कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर मेंशन है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोलेंगे सर क्या पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है? नहीं, आपके जो करंट अफेयर्स के जो बुक होते हैं, बुकलेट, मैगजीन्स या जो भी आप फॉलो करते हैं, वहां पर वो आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? क्योंकि इतने दिन अगर चर्चा में रहेगा तो मिलेगा ही। बात क्लियर है या नहीं? बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात क्लियर है? पैटर्न से, पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे का कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए, इज दैट क्लियर और नॉट? तो करंट अकाउंट वाले में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब यहीं से देखो कैसे माइंडसेट मेकिंग पकड़ा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जब आप बात करते हैं तो गुड्स में लेट से, अब आप बाइफरकेट कर लीजिए कि गुड्स में किन किन चीजों पर ह्यू एंड क्राई रहता है। अगर आप ऑयल की बात करें, ऑयल मस्टर्ड ऑयल नहीं बात कर रहा हूं यहां पर आप देखेंगे आपके लिए पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, ठीक है। एक बार ना हम लोग पाम ऑयल देखेगा, पाम ऑयल और खासकर ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, लाइक, तो वहां से हमारा इंपोर्ट जो है वो हो रहा था इंडोनेशिया को लेकर, खासकर ये बहुत चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। तो अब हमें ये नहीं करना है कि पाम ऑयल इंडोनेशिया से कितना परसेंट आता है, ध्यान दीजिए इस चीज को, पाम ऑयल कितना परसेंट इंडिया से आता है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं होगा। What you are supposed to do is कि if there is a hue and cry over some import of some article, then you should have a concern over that कि how it will be hampering our economic parameters. Like this is just a good, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारी करंट अकाउंट के सरप्लस को या उसके डेफिसिट को बढ़ा घटा सकता है। तो जब भी कोई इस टाइप का बिंदु आता है तो आपको ऐसे सोचना चाहिए उस पर, ना कि उसके परसेंटेज में जो नंबर्स हैं, डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको रट्टा लगाने में लग जाना चाहिए। ठीक है, समझे इस बात को? अब पाम ऑयल वाला है, अब यहीं पर आपको सोचना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रीसेंट इनिशिएटिव है इस पर। ध्यान दीजिए इस चीज को, हाउ टू डू द इकोनॉमिक्स इन दिस यूपीएससी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई इनिशिएटिव है और खासकर मान लो स्टेट स्पेसिफिक, ध्यान दीजिए इस चीज पर, लेट्स से कोई चीज केरला में, लेट्स से हम नारियल पे ही बात कर लें, ठीक है, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट में कोई बिग इशू है तो हमें उसको नोटिस में लेना चाहिए इन आवर प्रिपरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई स्कीम लेकर आई है तो हमें उसको नोटिस में लेना चाहिए, नॉट द डेटा ऑफ इंडोनेशिया से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो करंट कंटेम्पररी इशू को पकड़ना आया आपको, कैसे आएगा? ठीक है, ऑयल की बात हो गई, ये तो चलो पाम ऑयल खाने वाला एडिबल ऑयल हो गया है ना, ये भी एक पार्ट के, एक हमारा पार्ट हुआ गुड्स का। लेट्स से क्रूड ऑयल की बात हो जाए, ठीक है, अब रसा यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब हम रसा से मंगाएंगे, अमेरिका से मंगाएंगे, क्या करेंगे? देयर इज अ ह्यू एंड क्राई ओवर दैट। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे हैम्पर करेगा। अब सपोज दैट हमारा गल्फ कंट्रीज से, एक रीजन को मैं ले लेता हूं, गल्फ कंट्रीज से हमारा मान लो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है।
एंड इफ आई चेंज द सिनेरियो, इफ आई चेंज कि ये जो क्रूड ऑयल है ये मुझे कैसी लाइट से यूएसए से मंगाना पड़े और हमारा गल्फ कंट्री से इक्वेशन खराब हो जाए और यूएसए अपना रेट को बढ़ाएगा, तो हाउ इट विल हैम्पर माय बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ इट विल हैम्पर द करंट अकाउंट डेफिसिट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाउ एनी बॉडी, इससे क्या आएगा, एनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से यू टॉक अबाउट ओपेक, है ना, तो अब ओपेक में अगर कोई इश्यू आया तो ओपेक प्लस की बात होने लगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो यहां से आपका एक टॉपिक खुलता है वर्ल्ड बॉडीज, राइट? व्हाट? वर्ल्ड बॉडीज। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इस पर हम अगर बात करें कि अब ध्यान से देखना कैसे मैं लिंक जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ल्ड बॉडीज, वर्ल्ड बॉडीज के जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे हैंडल किया जाएगा, आप PYQs का एनालिसिस कीजिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में PYQs का एनालिसिस करना बताया था। ध्यान से देखना, वर्ल्ड बॉडीज के सारे प्रोविजंस और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रटने मत लग जाइए। PYQs का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि इफ दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन ओवर ओपेक प्लस, ध्यान से सुनिए इस बात को, ओपेक प्लस, तो जब आप ओपेक प्लस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको ख्याल आएगा कि रसा को जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन आ रहा है, फाइन, और सम स्पेसिफिक कंट्री का कोई बहुत कंसर्न आ रहा है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे जो मान लो उन्होंने ओपेक प्लस में व्हाट आर द कंट्रीज, तो आप ये जो कंटेंसस कंट्रीज हैं जिनका बहुत बड़ा इशू आ रहा है, अगर आप उनको याद रखेंगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो बर्ड बॉडीज में हम किस बर्ड बॉडी को फोकस करें और कैसे करें, दैट विल डिपेंड ऑन इशूज इन द मार्केट फॉर वन एंड वन, और बिग इशूज, बिग ह्यू एंड क्राई वाले चीजों पर बर्ड बॉडी दे में आस्क। सिमिलरली जैसे ऑयल की बात कर ली, आप गोल्ड की बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट गोल्ड ऑल्सो, राइट? अब जब आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में आप देखें अब आप देखिए ना कि स्मगलिंग हमेशा इसकी बात होती है, ठीक है? तो गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? यू शुड थिंक अबाउट इट कि हाउ इट विल हैम्पर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन क्लास कौन है? क्या हुआ? वो करेगा नहीं, मैं बोलता। अच्छा, क्या हुआ? बात करनी है आपको? नहीं, एक सेकेंड, हाँ जी बताएं, सॉरी। तो गोल्ड की जब बात करें तो आपको कैसे गोल्ड वाला टॉपिक पकड़ना है और क्या चीजें आपको यूपीएससी वहां पर पूछ सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप देखेंगे आरबीआई का कंट्रोल रहता है इसके ऊपर कि कितना सोना आप ला सकते हैं, क्या चीजें हैं, आप दिन भर न्यूज पढ़ते रहते हैं। तो गोल्ड के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, ठीक है? अगर रिसेंट कोई आरबीआई का नया नॉर्म है तो आपको पढ़ना चाहिए उसको। गोल्ड को लेकर कोई बर्ड बॉडी है और अगर गोल्ड को लेकर कोई न्यूज है कंटेम्पररी, तो आपके उसके रिलेटेड वर्ड बॉडी जरूर पढ़नी चाहिए। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ये गोल्ड जो है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कैसे हैम्पर करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ रहा है बात? कैसे कहां से क्वेश्चंस पकड़ने होते हैं, ठीक है? तो
तो अब आप एक चीज समझ गए कि यहां पर जो पर्टिकुलर कोई आइटम है अगर इसके अंदर में, तो मुझे उसको कैसे कैच करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो करंट अकाउंट इज फाइन। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट, as I told you, the word capital itself, that is पूंजी, और पूंजी का निवेश जो होता है, पूंजी जो होती है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए आप लगाते हैं। पूंजी अगर आपके पास है तो दैट विल गिव यू रिटर्न फॉर श्योर। सो कैपिटल अकाउंट में आपका क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यहां का रेजिडेंट जाके कहीं और कर सकता है और वहां का रेजिडेंट आके हमारे यहां कर सकता है। सो एफडीआई, एफपीआई एंड ऑल। हम लोन्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चे? लोन्स, LOANS, लोन्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, बॉन्ड्स। हम किसी बाहर की कंट्री के साथ में साइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है? जो एनआरआईज हैं, एनआरआईज क्या करेंगे? हमारे यहाँ की अपने कंट्री की बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे। तो इनका जो डिपॉजिट है दैट कैन बी फर्दर इन्वेस्टेड। दैट इज एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट हियर। सो प्लीज मार्क हियर कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, नॉट द करेंट अकाउंट। आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फाइन, आरबीआई के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके अंदर एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो किस में आएंगे? कैपिटल में। क्योंकि उसके पास जो फॉरेक्स है, अगर उसने डॉलर्स रखे हैं, अगर उसने गोल्ड रखा है, तो उस पर उसको इन्वेस्टमेंट, उसको रिटर्न मतलब उसका बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लासिफिकेशन इज क्लियर और नॉट? Whatever I told you for gold, palm oil and all those things, all the same type of mindset making you should do here. Suppose that foreign direct investment. So you should be worrying about mechanism, right? What comes in FDI and what is the difference between FPI and FDI? You're getting my point? What are those world bodies which have a say over such things? In India, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड खत्म करके क्या आया है? DIPPT क्या है, इसका क्या रोल है, ये कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पॉलिसी बना रहा है, कैसे इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वर्क कर रही है, क्या इसमें कोई रिसेंट बिग चेंज आया है? You're getting my point? If there is not a big change here, then can any other countries regulations like China, like Southeast Asia, like Africa, they are hampering some parameters here? Then you should note down those points. Is that clear or not? कोई डाउट है तो बोलिए। In the same manner, if there is a discussion over ECBs, external commercial borrowings, तो सबसे पहले आपको इनके जो वर्ड्स से ही बाकी उसका डेफिनेशन बहुत सारा क्लियर हो जाता है आपको। तो ECBs कैसे हैम्पर कर सकते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं, हमें उस पर कंसर्न रहना चाहिए। फॉरेक्स में क्या होता है? ओके, फॉरेक्स में कंट्रीब्यूट्स जो इसके हैं वो क्या क्या हैं, हमें इस पे कंसर्न करना चाहिए कि क्या केवल गोल्ड होता है उसमें। थिंग, अब आप कहेंगे सर ये पढ़ाई का, तो आप पढ़ाई करा रहे हैं कि माइंडसेट मेकिंग? माइंडसेट मेकिंग ये है कि आपने केवल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन पर फोकस करना है। व्हाट? proper understanding of definition of each
term here. Don't do R&D over facts and figures कि ये परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज हो गया. Always think in a bigger perspective. Am I clear? कोई डाउट किसी को? No. हाँ वो हैं अभी वहां पर गए, वॉशरूम गए, रख दो ना उनकी चाय. Is that clear? तो इन डेफिनेशंस पर हमें कैसे काम करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए यहाँ पर. ठीक है, किस कंपोनेंट पर क्यों फोकस करना है, इस बात में आपको जरूर आपके लॉजिक्स लगने चाहिए. राइट, चलिए. तो ये तो एक सेगमेंट है आपके पास कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, उनके क्वेश्चंस को हमें कैसे कैच करना होता है. क्लियर है? दूसरा जो सेगमेंट है वो है एक्सचेंज रेट्स का. व्हाट? एक्सचेंज रेट्स. और व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट्स, एक्चुअली यू आर कंसर्न्ड अबाउट परचेजिंग पावर पेरिटी, NEER, REER, near, rear, floating rate, dirty floating rate, all those terms. ठीक है? So when you talk about exchange rate, जब आप exchange rate की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, देखिए इसका माइंडसेट मेकिंग मैं कर रहा हूं आपके लिए. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म आप लिख लीजिए. ठीक है कि ठीक है भाई, रीर क्या है, नीर क्या है. फाइन. एक्चुअली हाउ दिस थिंग वर्क मीन्स मैकेनिज्म. जब आप मैकेनिज्म पर आएंगे तो आपको एक यहां टर्म कॉइन हो जाएगा, करेंसी वॉर. परचेजिंग पावर पेरिटी. क्या इंडिया 7th इकोनॉमी है वर्ल्ड का, 6th इकोनॉमी है या 3rd लार्जेस्ट है, डिपेंड ऑन विच पैरामीटर यू आर टॉकिंग अबाउट. तो ऑन पीपीपी बेस्ड इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट और 1st लार्जेस्ट. You should think here. What I suggest you, if you want to make clear all these terms, इनका डेफिनेशन पढ़िए और जहां पर कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए. फिर एक साथ इसका चार्ट बना लीजिए. ओके, 2 से 3 बार अगर आप इसको रिवाइज कर ले गए तो आपका इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. मैकेनिज्म में जस्ट एन अवेयर्ड इंडियन सिटीजन की तरह आप मैकेनिज्म को जरूर समझिए कि ये कैसे वर्क करता होगा. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही 2 मेजर सेगमेंट्स आपके पास हैं. क्लियर? अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक, जैसे मैंने एक रिवीजन टेक्निक बताया था एक बार 3rd लेक्चर अगर आप देखेंगे रिकैप वाला, तो वैसे ही करके ये टर्म बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो इस मैकेनिज्म पर अगर आपको ये समझ में आ गया, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन. नो नीड टू रिमेंबर 1000 काइंड का डेटा हियर. ये भी क्लियर कट बात है. Clear? So if you are having any issue in understanding the mechanism, do let me know in the comment section or the Telegram group. I will make you understand the mechanism for this. As this is mindset making, so I am here trying to make you clear कि आपको ये particular topic कैसे तैयार करना चाहिए. So there are 2-3 kinds of questions from this. सुन लीजिए ध्यान से. Number 1, terms based. बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ठीक है, उनके अंदर में जो मदे हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनमें से अगर कोई बड़ा ह्यू एंड क्राई है, कोई बड़ा न्यूज़ में है कंटेम्प्रेरी में, तो उसको याद रखना. उसके बाद दूसरा, अगर उसके रिलेटेड कोई बर्ड बॉडी है तो उस बर्ड बॉडी को याद करना. बर्ड बॉडी याद करते टाइम आपने इसमें जो मुनाल सर की कॉपी में या फिर PYQs जो मैं आपको दे रहा हूं
उन PYQs में ये देखिए कि बर्ड बॉडीज के क्वेश्चन कैसे हिट किए जाते हैं। मैं आपको फिर सलाह दूंगा, एकदम मजदूरों की तरह हर बर्ड बॉडी के प्रोविजंस याद करने मत लग जाइए। रसिया वाला एग्जांपल फिर खोल के देख लीजिए, आई टोल्ड यू हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस। टर्म्स बेस्ड में ही यहां एक्सचेंज रेट पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है। कंपैरिजन यहां पर होगा करेंसी का, तो उसका जो पैटर्न है, लाइक रुपी डॉलर के मुकाबले बहुत सारा ह्यू एंड क्राई चल रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ओवर द डिकेड क्या हो रहा है। दिस इज अ वेरी हिट क्वेश्चन, यू कैन मार्क स्टार ओवर योर नोट्स, कि ओवर द डिकेड कैसे रुपए ने डॉलर के मुकाबले प्रोग्रेस किया है, डिक्रीज किया है, क्या किया है। तो आपको एक ग्राफिकल आपके दिमाग में पिक्चर रहना चाहिए। Moreover, if such things are mentioned in the coming economic survey, then you should read those, not from the economic survey का big वाला document, वो जो कोचिंग वाले का शॉर्ट समरी आता है, तो उसमें देख लीजिए अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट या कोई ग्राफ है तो उसको ऑब्जर्व करके जरूर रखिए। Such mindset making will help you in tackling any question of UPSC prelims economics from the part balance of payment. Okay, so I hope it will help you. So stay tuned, keep following this. इसके बाद GDP and all आएगा segment. The way to this lecture series is, कोशिश करना है आपको कि अगले मंथ तक मैं आपको सारे जीएस के पेपर्स का माइंडसेट मेकिंग करा दूंगा। सो यू जस्ट कीप फॉलोइंग विद द फ्लो वट एवर आई हैव बीन डूइंग हियर। ठीक है, CSET इज ऑल्सो गोइंग ऑन, मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज ऑल्सो गोइंग ऑन, इकोनॉमिक्स के बाद वी विल बी डूइंग द माइंडसेट मेकिंग फॉर हिस्ट्री ऑल्सो। फाइन, so stay tuned with the lecture series. You will feel कि everything is aligned, no need to be worried about UPSC prelims coming 23. Okay, so good luck.